तो देखो, पहली एप्लीकेशन तो हमने कर ली। एप्लीकेशन का मतलब क्या? बायो सेवर्ट लॉ का यूज एक जगह तो कर लिया। कहाँ करा था? एक फाइनाइट लेंथ का वायर लिया था, इससे आर डिस्टेंस पर गए थे। अगर इसमें करंट आई एम्पियर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली थी। ये पहला एप्लीकेशन था। अब ये फाइनाइट लेंथ का वायर यहां से कुछ एंगल बनाएगा, यहां से कुछ एंगल बनाएगा, इसको फाई टू कह दिया था इसको। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी थी हमने, कितनी आई थी बताओ? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई वन प्लस, अरे प्लस में आगे पीछे कुछ भी लिख दो, प्लस में ही तो है, पहले उसको लिख दो, उसको लिख। अरे समझ गए? तो ये पहली एप्लीकेशन है, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अब हमें क्या करना है, फाइनाइट लेंथ का वायर नहीं लेना। अब हमें वायर की एक कॉइल लेनी है, कुंडली लेनी है, वृत्ताकार कुंडली। सर्कुलर कॉइल बनेगी ना। तो जैसे मान लो ये एक सर्कुलर कॉइल मैंने बना दी, ऐसे करके रखी हुई है, ठीक है। मतलब साइड व्यू देखोगे तुम उसका, ये साइड व्यू है ना, बिल्कुल साइड नहीं है, मतलब थोड़ा ऐसा है ये, बिल्कुल क्या, सर्कल ही। इसको फ्रंट से देखोगे तो ऐसा सर्कल बनेगा, तो थोड़ा सा एंगल पे देख रहा है, तो समझ गए ना। ये वाला हिस्सा अंदर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा बाहर। तो ये क्या होगा इस कॉइल का, बताओ? सेंटर। इस सेंटर से अब हम आर डिस्टेंस दूर जाएंगे और यहां पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, और इसमें हम मान लेंगे करंट कितना है, आई। समझ गए? ये सेकंड एप्लीकेशन है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका अक्ष है, इस एक्सिस पर रखी है ना। अगर ऐसा रखी होती तो फिर ये अक्ष हो जाता, अब ऐसा रखी है तो ये अक्ष है। तो धारावाही, धारावाही का मतलब जिसमें धारा बह रही है, वृत्ताकार का मतलब वृत्त है, कुंडली मतलब कॉइल है, के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालो, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a current carrying coil. Magnetic field along the axis of a current carrying coil, यानी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है यहां तक? सही है भाई। कॉइल मतलब क्या, रिंग है, वायर की एक रिंग है, तो उसको बना लेते हैं। देखो समझते रहना ध्यान से बहुत। ये हमने क्या बना दी, रिंग। और इस रिंग को हम एक एंगल पे देख रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, एक एंगल पे। ठीक, ये इसका क्या होगा, रिंग का सेंटर, और सेंटर से ये जा रही है इसकी क्या, एक्सेस,
ये एक्सिस है, एक्सिस पर यहां हम क्या मान लेते हैं, ये एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, नहीं आर नहीं कुछ और मान लो, आर तो एलिमेंट से मानते हैं, एलिमेंट से डिस्टेंस को क्या मानते हैं आर, तो यहां से हमने डिस्टेंस क्या मान ली एक्स, और यहां पर क्या है पॉइंट पी। अब देखो किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, बायोसेवर्ट का, तो बायोसेवर्ट ने जो मेथड बताया वो यूज होगा। जैसे फाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, वैसे ही इसके लिए निकालेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा बायोसेवर्ट का लॉ जहां भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरीके से निकलेगी। कैसे कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक डीएल लेंथ का एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बायोसेवर्ट लॉ किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बताता है, केवल एलिमेंट के लिए। उन्हें नहीं पता कि आप वायर को फाइनाइट ले रहे हो, रिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उन्हें क्या पता। तो उन्होंने क्या बताया है, एक एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो अगर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पूरे रिंग से, तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, और उस एलिमेंट से आप पी पॉइंट पे क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, सिंपल, जैसे फाइनाइट लेंथ में करा था। अरे बात समझ में आ गई। तो पहले मैं इस रिंग का क्या ले लूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट। मान लेते हैं ये जो रिंग है ना, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल ए है, आर ले लो, स्मॉल ए ले लो, कुछ भी ले लो, आर लो तो फिर कैपिटल आर लेना, क्योंकि स्मॉल आर उसको मान लेंगे, ठीक है। अरे समझ गए। और मैंने यहां पर एक क्या ले लिया, एक छोटा सा इस, अच्छा इसमें करंट की डायरेक्शन भी बता दो भाई पहले। करंट ऐसे है, ये वाला हिस्सा तुम्हारी तरफ है और ये वाला हिस्सा बोर्ड के अंदर है। अब करंट ऐसे बाहर आ रहा है और फिर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है और फिर अंदर आ रहा है। अरे समझ गया ना, ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए अभी, क्योंकि जब मैं फिर वैल्यू लिखूंगा तो फिर ऐसे इसी से लिखूंगा, है ना। तो यहां मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, याद है ना बायो सेवर्ट लो, ये बायो सेवर्ट लो था, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था डीएल, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट लिया था पी, और ये एंगल था कितना, थीटा, डीएल और आर के बीच। और अब देखो ये डीएल डीएल एलिमेंट ये ले लिया, जैसे वहां ये लिया था ऐसे यहां पर ये ले लिया। अब डीएल एलिमेंट से पॉइंट तक की लेंथ को क्या बोल रहे हैं, आर। तो डीएल एलिमेंट ये है, पॉइंट कहाँ है, ये है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस यही तो होगी, बताओ इसको क्या मान लें, आर। जो वहां आर था वो आर यहां है इस बार, सही है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ये क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल 90 होगा ना, सही है। इस एंगल को हम कुछ भी मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, चलो क्या मान लेते हैं, अल्फा। जो पी पॉइंट से इस एक्सिस का एंगल है उसको क्या मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया। अब आप इस डीएल एलिमेंट से इस पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बता सकते हैं, बायो सेवर्ट का लॉ यूज करके बताओ कितनी होगी, तुम बताओ। बाय बायो सेवर्ट लॉ, हाँ वैभव बताओ। इधर बताओ ना पहले क्या लिखूं, अरे बी या डीबी, स्मॉल एलिमेंट के लिए है ना तो डीबी लिखेंगे फिर। अरे डीबी लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हो, केवल बायो सेवर्ट का लॉ लगाओ ना अभी, अभी इंटीग्रेशन वगैरह वो सब बाद में है। डीएल एलिमेंट, जस्ट ये डीएल एलिमेंट है, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था इसका फॉर्मूला, वही पूछ रहा हूं मैं यहाँ बस, तो बताओ फिर, याद नहीं करा। हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हम्म आई अपॉन आर। अरे वो तो फाइनाइट लेंथ का है, साइन फाई 1 फाई 2 कहाँ है यहाँ? वो तो फाइनाइट लेंथ के लिए है भैया, ये फाइनाइट लेंथ का वायर उसके लिए बता रहा हूँ, वो तो तुम, मैं बायो सेवर्ट लॉ की मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ। हाँ तू बता, हाँ बता ना। हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और डिवाइड में क्या, आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला है ना जो जनरल बताया था, वो साइन फाई 1 फाई 2 तो पहला एप्लीकेशन है उसका, ये दूसरा आप कर रहे हैं, तो पहले का फॉर्मूला थोड़े लिखेंगे दूसरे में। अरे समझ गए, अरे समझ गए।
तो बायो सेवर्ट का डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। बात समझ में आ गई। अब इसका तुम करते रहो जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें जो कंडीशन है, रिंग है, फाइनाइट वायर, उसके अकॉर्डिंग इसका करो और यहां से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अरे बात समझो। बैटरी डाउन आ रही है और क्या आ रहा है, बैटरी डाउन करके छोड़ जाते हैं वो भैया तुम्हारे। चलो अभी लगाएंगे। अरे समझ गया ना। तो अब हम यहां से अपना आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। अच्छा ये थीटा क्या था? डीएल और आर के बीच, डीएल और आर के बीच एंगल। किसी के पास वो है? ये दो अपना निकाल के। ये हर साल कोई ना कोई तो जरूर पहन के आता है, एक लड़का ऐसा होता है जो इसे जरूर पहनता है, तो मैं उसका यूज कर लेता हूँ, इसलिए मैं अपने पास से नहीं रखता इन चीजों को। अरे समझ गए। ये वही रिंग है जो बोर्ड पे दिखाई दे रही है, इसको ये मान लो अभी रिंग है, इसमें ये करंट है। कोई बता सकता है थीटा कितना होगा यहाँ पे? चलो पहले ऐसे ही बताओ, मैं नहीं समझा रहा, फिर समझा दूंगा तो बता ही दोगे। यहां से अपने माइंड में इमेजिन करके बताओ। देखो थीटा होता क्या है? डीएल और आर के बीच का एंगल है। यहां डीएल देखो, आर देखो, एंगल बताओ कितना है। मैं समझा दूंगा तो तुरंत बता दोगे। अभी इमेजिन करो, 2D में इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं, कोई जीरो। और बताओ कितना? 45। डीएल और आर के बीच एंगल कितना है? हाँ, ये डीएल एलिमेंट है और ये आर है। इसके और इस डीएल के बीच एंगल कितना है? दैट इज ये थीटा कितना है? जीरो बता रहे हो? 90 से थोड़ा कम है। अब समझो इधर, पेन दिखाओ। देखो ये रिंग है भाई, ये वाली रिंग है जो हमने बनाई है बोर्ड पर। इसमें करंट है। मान लेते हैं ये इसका सेंटर है रिंग का। सेंटर से ये एक्सिस है, यहाँ ये पी पॉइंट है, यहाँ बीच में। समझ गया ना? अब मैंने क्या करा, इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डीएल, मान लो इतना लिया है बस। और उस डीएल से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट तक की, ये क्या है? आर है। ये पेन जहां पर रुका हुआ है, पी पॉइंट पर रुका हुआ है। अब हम पूछ रहे हैं कि ये डीएल, इस मतलब ये डीएल आर और के बीच कितना एंगल है? तो कितना दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? अरे ये और ये एंगल, ये और ये कितना है? 90 तो है। ये ऐसा है और ये डीएल है और ये आर है, तो इधर एंगल कितना बना? अरे 90 तो बना, ये देखो ना। ये एक हाथ में नहीं रुक रही है, तो चलो रुक गई। ये सही है। ऐसा अब मैं ऐसे कैसे समझाऊं? ऐसे उल्टा समझ लो। ये आर है और यहाँ पे डीएल है, तो ये एंगल कितना है? ये 90 ना दिख रहा तुम्हें? 90 तो है। तो डी आर और डीएल के बीच एंगल कितना आया? 90। समझ गए अब? ये आर और ये डीएल एंगल कितना है? कोई सा भी डीएल ले लो। अब भैया तुमको कि भैया तुमने तो ऊपर लिया डीएल तो 90 बन गया, इधर ले लो तो इधर से ऐसे बन जाएगा एंगल। तो ये वाला एंगल अब भी ऊपर से क्या है इस पे? नीचे ले लो डीएल तो ऐसे बनेगा। अब भी इधर से एंगल क्या है? 90। कोई सा भी डीएल एलिमेंट लोगे, आर हमेशा उसके साथ इसमें क्या आएगा? 90 पे ही आएगा, क्योंकि आपने वायर की रिंग बना रखी है। रिंग का कोई भी स्मॉल एलिमेंट आर वेक्टर के साथ 90 का ही एंगल बनाएगा, चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी एलिमेंट ले लो। बात समझ में आ गई? चलो हो गया यूज इसका। ठीक है। तो अब इस केस में, हमारे केस में डीएल, वो डीएल और आर के बीच एंगल है 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी है मतलब? 90। तो हम रखेंगे इफ, यहां मतलब हेयर थीटा कितना है हमारा? समझ गया ना कैसे 90? ठीक, यहां रख दो 90। तो डीबी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन 90 कितना होता है भैया? साइन 90 1 होता है ना? ठीक। जीरो मत बोल देना, मतलब यही खत्म हो जाएगी कहानी इसकी। मैग्नेटिक फील्ड जीरो, खत्म बात। नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर। कुछ एंगल जीरो भी बोल रहे थे ना यहाँ पर,
तो जीरो यहाँ रखोगे जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही जीरो हो गई। तो अब क्या करोगे कैलकुलेट? अरे समझ गए, तो 90 एंगल है। तो ये आपकी क्या आ गई, देखो डीबी आया है, कितना आ गया डीबी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL और आर स्क्वायर, सही है यहाँ तक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, तब पूरे रिंग की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये बताएंगे, पहले लिखो। हम्म। क्या? अच्छा, देखो माना एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए है, स्मॉल ए। माना एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल ए है तथा इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, तथा इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। कुंडली के केंद्र से कुंडली के केंद्र से x दूरी पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसको नोट करो। डीएल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई पी पॉइंट पर। अब तुम सोच रहे हो भैया इसको इंटीग्रेशन कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये जो पी ये पी पॉइंट पे डीएल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड आई है ना, उसकी डायरेक्शन और जो पूरे रिंग की मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन अलग अलग है। इंटीग्रेशन आप तभी करोगे जब डीएल एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और पूरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती है, तब इंटीग्रेशन होता है। जैसे मान लो वो फाइनाइट वायर वाला केस लिया था हमने, पहले क्या लिया था, एक ऐसे करके निकाला था ना इसका φ2, और इसको कैसे किया था, यहां से r डिस्टेंस पे गए थे ना। तो पहले एक छोटा सा एलिमेंट लिया था डीएल और उससे बायो सेवर्ट की मैग्नेटिक फील्ड लिखी थी, याद है? फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया था। तो यहां इंटीग्रेट इसलिए कर दिया था क्योंकि देखो वायर जो लिया था डीएल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होती है, इनवर्ड। इनवर्ड होगी ना अगर ऐसा करंट है तो। और पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इनवर्ड। तो डीएल जो एलिमेंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, पूरे वायर की भी अंदर है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया था, आंसर आ गया था, सही है। यहां ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों? चेक करो, ये जो डीएल एलिमेंट लिया है, ये जो एलिमेंट लिया है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो पी पॉइंट पर, डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे? अरे ऐसे रखेंगे ना, ऐसे है ना डीएल एलिमेंट, तो इधर रखा थंब, करंट ऐसे है ना उसमें, इधर थंब रखेंगे और पी पॉइंट पे ये ऐसे आएगा। तो किधर जा रही है डायरेक्शन, नीचे, ऐसे नीचे। अरे ऐसा है ना, देखो ऐसे करंट है, करंट की डायरेक्शन में क्या रखते हैं, थंब। तो उंगलियां किधर बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पी पॉइंट यही तो है हमारा। तो उंगलियां किधर जा रही है, ये थंब किधर आ रहा है, नीचे, हथेली किधर आ रही है, नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो क्या बिल्कुल ऐसे नीचे है क्या, फिर कैसा है? बताओ, तो कैसा है? ऐसे करंट है ना, आउटवर्ड है। आउटवर्ड कैसे हो जाएगी, या तो नीचे होगी या ऊपर होगी, ऐसे है ना केस। यहाँ पॉइंट है ना ऐसे, किधर है, नीचे है। तो नीचे क्या ऐसे बिल्कुल नीचे बनाऊं क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे नीचे है? मान लो करंट
इसमें ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे है ना करंट, ठीक है, तो हम ऐसे रख रहे हैं थंब, तो ये नीचे आ रही है। और मान लो करंट ऐसे होता तो हम ऐसे रखते थंब, तो ये किधर आती, ऊपर। तो ये जो नीचे और ऊपर आ रही है, ये किस एंगल पे आएगी, हम ये पूछना चाह रहे हैं। ये इस पी पॉइंट पर किस एंगल पर जाएगी, नीचे या ऊपर? ये बताओ। देखो यहां पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, ये पी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इस परपेंडिकुलर पे होगी क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? हमेशा याद रखो, देखो मैंने क्या बताया था, जिस प्लेन में डीएल और आर होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। इसकी वेक्टर फॉर्म याद करो, वेक्टर फॉर्म क्या थी मैग्नेटिक फील्ड की, याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ क्या था, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और डिवाइड में क्या था, आर क्यूब। ये डीएल क्रॉस आर है ना, डीएल क्रॉस आर को जब खोलते हैं तो एन कैप आता है, एन कैप ही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो जिस प्लेन में डीएल और आर होंगे उसके परपेंडिकुलर या तो बाहर या अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। कितने पे, इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर, तो अंदर जो होगी वो कितने एंगल पे होगी, आर से, आर से अंदर होगी तो आर से 90 पे होगी ना। अगर आर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर होगी 90 पे, या बाहर होगी अगर करंट उल्टा कर दोगे तो ऐसे 90 पे, ऐसे ही तो है। तो ये आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हो तुम ऐसे, तो आर से कितने एंगल पे होगी, 90 पे होगी। बात समझ में आ गई, तो इसको बना दो, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कितने एंगल पे होगी, ये एंगल कितना होगा भैया, कितना होगा, ये डायरेक्शन है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये 90 डिग्री का एंगल, समझ गए ना। 90, ऐसे मान लो यहाँ एक एलिमेंट ले लेते, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होती वो ऐसे है, तो वो ऐसे 90 पे, ऐसे 90 पे होती, जो भी होती इस तरह से 90 पे होती। अरे सही है। अच्छा ये जो रिंग है, इसकी पूरे रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी, ये तो एलिमेंट की है। अब रिंग है, तो रिंग में कैसे बताया था, जिधर करंट है उधर, अरे यार ये लो कौन सा, कौन से हाथ से लगा दिया मैंने, उल्टे हाथ से लगा दिया, राइट हैंड रूल ही तो है, तो ये क्यों कर रहे हो फिर? हाँ तो बताओ ना मुझे यार, मैं वही तो हूँ, डायरेक्शन अलग क्यों आ रही है? राइट हैंड रूल है ना, तो राइट हैंड से चेक करो, तो ऐसे रखोगे तो ऊपर जाएगी, और कितने पे जाएगी, आर से 90, तो आर ये है, तो 90 किधर, ये 90 है क्या ऊपर, ये नहीं है ना, तो 90 किधर होगा, ऐसे होगा, ये होगी राइट हैंड रूल है, राइट हैंड पाम रूल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लगा दिया हमने, ठीक है। अरे सही है। तो अच्छा ये जो डायरेक्शन आई है 90 पर, ये एंगल कितना है, जो आया 90, समझ गए ना, जो आया 90, देखो यहाँ पे भी तो अंदर कहाँ आती है, 90 पे जाती है ना आर से, ठीक, ये 90 पे गई, सही है 90 पे, अरे सही है। इस पूरे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कैसा रखोगे, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करो, थंब बताएगा डायरेक्शन, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर किधर है बताओ, इधर है। अब देखो जो बात में कह रहा था डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डीएल की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, डायरेक्शन सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते आप इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब कैसे करोगे फिर इंटीग्रेशन, सवाल ये आता है, बताओ कैसे करेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर ये नेट की तरफ आ जाती तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता, जैसे फाइनाइट वायर में आई थी, फाइनाइट वायर में डीएल की भी अंदर थी और पूरे वायर की भी अंदर थी, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसका हो गया था, यहां नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे चालाकी खेलनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये डी भी नहीं है ना नेट की तरफ, लेकिन कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी वेक्टर जब किसी एंगल पे होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आ जाएगा ना इसकी तरफ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो भी देखेंगे कौन सा आएगा, यानी वो कंपोनेंट तो आ जाएगा ना, इसका एक कंपोनेंट तो आ जाएगा नेट की तरफ, उस कंपोनेंट का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, डीबी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करोगे, अब इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो अब देखो ध्यान सुनो,
ये अल्फा है, ये वाला एंगल कितना है पूरा, ये जो नॉर्मल मैंने खींचा है, ये वाला एंगल पूरा कितना है यहां से यहां तक, अरे ये 180 इधर देख ले, ये वाला परपेंडिकुलर खींचा है 90 है, पूरा 90 है, तो ये कितना बचा ऊपर वाला, अरे यहां से यहां तक 90 है, 45, ये अल्फा 45 दिख रहा है तुझे, ये है, सही है। मैं कह रहा हूं ऐसा करके ये बना हुआ है अल्फा, ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये कितना बचा ऊपर 90 माइनस अल्फा, यही तो बचा। अरे ये समझ गए, ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस, अरे सही है। अब ध्यान सुनो, 90 माइनस अल्फा समझ गए, देखो ये वाला आर और ये जो डीबी है, इनके बीच भी एंगल कितना है 90, और इधर वाला क्या है 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, जल्दी बताओ भैया, ये है ये 90 माइनस अल्फा है, ये पूरा 90 है ऐसा है, तो ये वाला पूछ रहे हैं हम, 90 माइनस 90 माइनस अल्फा, 90 से 90, तो कितना बचा, आया समझ में, अरे समझ गए। देख सबसे पहले तो यहां देख, ये नीचे वाला एंगल अल्फा है, ये पूरा 90 है, तो ये क्या है 90 माइनस, अब हम कह रहे हैं यहां से एक परपेंडिकुलर और जा रहा है ये, अब इस वाले को भूल जाओ, ये तो 90 माइनस अल्फा है ना, अब ये परपेंडिकुलर है, तो हम कह रहे हैं इतना क्या है, ये इतना क्या है इधर वाला 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा 90 में से इसको हटा देना, 90 में से जब 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इससे इसे कट करोगे तो ये कितना आएगा अल्फा। अब समझ गए, दो 90 बन रहे हैं, एक इसके साथ 90 बनेगा और एक आर के साथ 90 बनेगा, तो कुल मिला के ये वाला एंगल क्या आ जाएगा अल्फा। अब डीबी के कंपोनेंट करो, डीबी का वो कंपोनेंट जिधर एंगल है वो क्या होगा, डीबी साइन होगा, एंगल की तरफ कॉस होगा ना, यानी इसका इधर ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा डीबी कॉस अल्फा, और ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा डीबी साइन अल्फा। जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन आता है। अब मिल गई डायरेक्शन, डीबी तो नहीं थी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि इस समय हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वो किसकी डायरेक्शन में है नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इंटीग्रेशन ना इसका होगा ना इसका होगा, किसका होगा डीबी साइन अल्फा का होगा, और डीबी की वैल्यू ये वाली रखी जाएगी पूरी। ये बात समझ में आई नहीं आई पहले ये बताओ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन में डीएल की जो डायरेक्शन है वो अलग है, और पूरे रिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलग है। तो हमने क्या करा है, जो डीएल की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की उसके कंपोनेंट कर लिए, तो एक कंपोनेंट ऊपर आया और एक कंपोनेंट नेट की डायरेक्शन में आया, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट आया है उसका आप क्या कर दोगे इंटीग्रेशन कर दोगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। इसका क्यों नहीं कर रहे पता है, या ऐसे कह दो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, या ऐसे कह दो ये देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो बचेगा ही नहीं। समझाऊं इसको, इसका क्या होगा पता है, यहां जैसे एक मान लो एक यहां हम डीएल एलिमेंट लेंगे, ऐसे डीएल एलिमेंट से पूरी रिंग भरी हुई है ना, तो देखो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, कैसे, इस डीएल एलिमेंट से ऐसे लोगे आर डिस्टेंस, सही है, जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले की ऐसे आई है तो इस वाले की कैसे आएगी ऐसे आएगी, ये एंगल भी क्या होगा, तो इसका कंपोनेंट इसका डीबी का कंपोनेंट कैसे आएगा डीबी कॉस, किधर आएगा नीचे, और साइन वाला इधर ही जाएगा, तो देखो ये वाला ऊपर है और ये वाला जस्ट, तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल। ऐसे ही ऊपर वाले को नीचे वाले ने कैंसिल करा, मान लो इधर वाले को इधर वाला कैंसिल कर देगा, ऐसे बनाओगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, इधर वाले का ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, कॉस कॉस वाले हमेशा क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए कॉस वालों को तो लेना है ही नहीं, केवल किसको लेना है साइन वालों को। बात समझ में आ गई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहा है और कॉस वाले को क्यों नहीं ले रहा है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये जो मैंने इसमें कराया पहले उसको करो डायग्राम में, तो डायग्राम बनाया उसको ऐसे बनाओ। देखो
ये स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड थी और अब हमें पता चल गया किसका इंटीग्रेशन करना है। तो करो जरा, कहाँ कर दें तो इसको रफ कर देते हैं ना, इसका क्या काम है। ये वैल्यू आप मुझे बता देना, चलो मैं इसको मिटा ही ना रहा, फिर कर लेते हैं। करो इंटीग्रेशन। तो बी क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसको इक्वल आएगी, इंटीग्रेशन डीबी, किसका इंटीग्रेशन करना है, डीबी, अरे डीबी साइन अल्फा का, अरे सही है यहाँ तक। डीबी की क्या वैल्यू है, देखो ये आएगी, रखो इसको, हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बोलो, आई डी एल इंटू में क्या है, सही है। साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से देखो डायग्राम से, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला एंगल कितना है, अल्फा, इसको यहाँ बना लेते हैं लो, ये एंगल अल्फा है, ये डिस्टेंस आर है, ये ए है रेडियस, और ये साइन अल्फा निकालो यहाँ से कितना आएगा, क्या फॉर्मूला होता है साइन अल्फा का, लंबटे कोण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, बताओ काव्य, परपेंडिकुलर कितना है, ए अपॉन टू, सही है। ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो सिंपल सीधा साधा ट्राइंगल है। तो ए अपॉन आर आ गई साइन अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे ए अपॉन आर, फिर करेंगे इंटीग्रेशन, तो देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ए अंदर लिख देते हैं ना, डीएल, और आर नीचे जाके क्या हो जाएगा, आर क्यूब, अरे ए अपॉन आर आएगा, ए मैंने यहाँ लिख दिया डीएल के साथ, और आर नीचे जाके स्क्वायर का क्या बना दिया उसने, क्यूब, समझ गया ना यहाँ तक, ठीक। अब मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन किसका होता है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसकी रिस्पेक्ट उसी का फंक्शन होना चाहिए, जिसकी रिस्पेक्ट है उसी का क्या होगा केवल इंटीग्रेशन, किसकी रिस्पेक्ट है यहाँ पे, किसकी रिस्पेक्ट है, जो डी के साथ लिखा होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है, तो डी के साथ कौन लिखा है, एल, तो इसमें उसी का इंटीग्रेशन होगा जिसमें एल होगा, है एल, देखो डी एल है ना डी के साथ, तो एल और है कहीं और क्या, इसमें एल है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये सब टर्म कहाँ आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, मतलब ये कांस्टेंट है, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसमें रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट मतलब जिस जो रिस्पेक्ट में उसका फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू बताओ क्या है, कांस्टेंट, और यहां से भी दिख रहा है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही, करंट भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस फिक्स कर दी तुमने कांस्टेंट है, और ये तो कांस्टेंट है ही रेडियस, ठीक है, तो इसको बाहर ले लो, अरे बोलो मत, इधर देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कहाँ गया, बाहर, और आई ए अपॉन आर क्यूब भी कहाँ गया, बहुत बढ़िया। तो इंटीग्रेशन में कौन बचा फिर, केवल डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल है, एल अपॉन 2 होगा डीएल का, बताओ डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए डीएक्स का बताओ पहले, डीएक्स का केवल एक्स, जो रिस्पेक्ट होती है वही आ जाता है, यही है ना, यही है ना, डीएक्स का मतलब क्या है, कोई लेंथ होगी, उसका छोटा सा एलिमेंट है डीएक्स, इंटीग्रेशन करा पूरी लेंथ मिल गई, इंटीग्रेशन का काम क्या होता है समझ रहे हो ना, अगर कोई एरिया है, उसका छोटा सा एरिया पता है डीए, इंटीग्रेशन कर दोगे पूरा एरिया आ जाएगा, कोई लेंथ है, छोटी सी लेंथ पता है डीएक्स, इंटीग्रेशन कर दोगे पूरी लेंथ आ जाएगी, ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़कर पूरा एलिमेंट बना देना, पूरी बॉडी बना देना, ये इंटीग्रेशन का काम है, सही है। डीएक्स छोटा सा एलिमेंट था, इंटीग्रेशन करा पूरी पूरा एक्स आ गया, एक्स क्या है, पूरे वायर की लेंथ या जो भी है उसकी लेंथ, ठीक है। डीएल क्या है, डायग्राम में देख के बताओ, इस रिंग का एक छोटा सा इंटीग्रेशन करोगे पूरी रिंग मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी, तो पूरी रिंग मिल रही है मतलब रिंग का क्या मिल रहा है, सरकमफ्रेंस,
पूरी रिंग का सरकमफ्रेंस। तो रिंग का सरकमफ्रेंस क्या होगा, सर्कल ही तो है ये, सर्कल का सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर ही रहने दे, स्क्वायर मत लगा, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। अरे समझ गए, ये डीएल यहाँ पे कोई ऐसे छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू नहीं है, ये डीएल इस रिंग का छोटा सा एलिमेंट है, और इसका इंटीग्रेशन मतलब पूरे रिंग को वापस ले लेना, रिंग के सरकमफ्रेंस को आ जाना पूरे को, है ना। और रिंग का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, लेकिन एल क्या है, पूरे रिंग का सरकमफ्रेंस, और उसका फॉर्मूला जानते हैं ना हम, तो वो लिखेंगे। तो बताओ क्या आएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन क्या, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब रिंग की परिधि, रिंग की परिधि होती है 2 पाई आर, लिखूं या ए लिखूं, रेडियस क्या है, आर मत लिख देना यहाँ पे, 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल कर दो, गलत हो जाएगा। यहाँ रेडियस क्या मानी है, तो ए ही लिखना है, 2 पाई ए, बस इसको सेटल करके लिख दो, देखो ए ये हैगा, ए ये हैगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं फाइनल फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो इधर देखो, इधर देखो, 2 पाई को पहले लिख देते हैं, फिर ए स्क्वायर लिख देते हैं, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर आई लिख देते हैं, और डिवाइड में कौन है बताओ, आर क्यूब। अरे सही है यहां तक, बस एक काम और कर दो छोटा सा, ये जो आर है ना, इसको और हटा दो यहां से, क्यों हटा रहे हैं, देखो आर को समझो, हेलो, ये जो आर है, ये आर कहां से डिस्टेंस है, एलिमेंट से। जब तुम्हें न्यूमेरिकल आएगा, तो क्या वो एलिमेंट से डिस्टेंस देगा या सेंटर से देगा, वो सेंटर से डिस्टेंस देगा। ये करेंगे, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बात खत्म। एलिमेंट से थोड़ी देगा तुम्हें डिस्टेंस वो, तो आर तो तुम एलिमेंट की डिस्टेंस लेके चल रहे हो, तो आर को भी हटाओ यहां से। इस आर को कैसे हटा सकते हैं बताओ, ये इस ट्राइंगल का क्या है, कर्ण, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आर की वैल्यू निकल जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उल्टी सीधी उसको यहां रख देना, बस बात खत्म। तो बताओ क्या आएगी, यहां से निकालो, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस लंब बटे आधार, क्यों लगा रहे हो यहाँ, पाइथागोरस लगा रहे हैं पूरी की पूरी, आर निकालना है ना। अरे समझ गए, क्या आएगा आर यहां से, मैं तो ना लगाता अंडर रूट, तू बता क्या क्या है, मैं तो ये लगाऊंगा 1/2, 1/2 ये तो होता है रूट का मतलब, पता है ऐसे करके निकलाती, ना पता, ये अंडर रूट लगाते हैं, ये 5 ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/, एक ही बात है, 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है, सही है। तो यहां से स्क्वायर हटाया, जब पावर उल्टी कर दी, क्या कर दी, उल्टी कर दी, यहाँ रख दो आर की वैल्यू, तो बी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन, देखो इधर देखो, इधर देखो, 2 पाई ए स्क्वायर आई, और डिवाइड में देखो आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, और पहले से पावर 3 है, तो पावर पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 3 की 1/2 से करोगे 3/2, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये है फाइनल आंसर। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस, बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है, याद करना है, न्यूमेरिकल के लिए इसको डायरेक्ट याद करना, ठीक है, नोट करो जल्दी। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिंग के सेंटर पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड, अभी ये पॉइंट कहाँ है, रिंग से एक्स डिस्टेंस दूर है ना, हम कह रहे हैं रिंग के सेंटर पे यहां मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो क्या फॉर्मूले में चेंज आएगा बताओ, रिंग के एक्स डिस्टेंस दूर है पॉइंट, हम कह रहे हैं बताओ रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये रिंग है इसका, यहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर ओ पे, तो इस फॉर्मूले में क्या चीज चेंज हो जाएगी, आर चेंज हो जाएगा। हम्म
क्या चीज चेंज हो जाएगी? आर तो इसमें है ही ना, चेंज कहां से करेगा? है एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों? एक्स कितना होगा सेंटर पे? तो कितना होगा? वैल्यू क्या होगी उसकी? एक्स ना होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी फिर? जीरो होगी ना, तो और क्या कह रहा हूं मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ ना। देखो, अगर इस पॉइंट को उठा के यहाँ सेंटर पे ले आओगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। डिस्टेंस है ही नहीं ना, सेंटर पे पूछ रहे हैं, ये सेंटर से डिस्टेंस है, तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू जीरो। तो कुछ नहीं करना, बस इसी फॉर्मूले में एक्स की जगह क्या रख देंगे? जीरो। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो लिखो एक्स सेंटर, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कर यार, वैल्यू ना बता रहा, जीरो हो जाएगी। खत्म हो जाने का मतलब वैल्यू जीरो ही तो हो जाएगी ना। तो सेंटर ऑफ रिंग पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? जीरो। तो यहां जीरो पुट करो और फॉर्मूला लिख दो, सिंपल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई। नीचे देखो जरा इधर, एक्स को जीरो रख रहे हो ना, तो ए स्क्वायर में जीरो जीरो जोड़ेंगे क्या आएगा? ए स्क्वायर ही आएगा। फिर ए स्क्वायर की पावर कितनी है? 3/2। तो देखो ए स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर की पावर कितनी आएगी? अब पावर पावर की इंटू हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए की पावर कितनी आएगी नीचे? कितनी आई नीचे? ए क्यूब आया ना, 2 से 2 कैंसिल, ए की पावर क्यूब। अब इधर देखो, ये स्क्वायर है और ये, फिर दो पावर से दो पावर कैंसिल, तो नीचे केवल अब एक ए बचा। तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, और डिवाइड में 2 पाई आई डिवाइड में ए। ये फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का रिंग के सेंटर पे। सही है। चाहो तो 2 पाई से ये 4 पाई कट कर सकते हो, लेकिन फिर मैंने वही बात बताई थी कि इसको हम कट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 फिक्स है। करना चाहो तो कर लो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फिर, देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा फिर बी बराबर म्यू नॉट अपॉन, पाई कहाँ, पाई तो कट गया ना, तो म्यू नॉट अपॉन 2 और आई अपॉन 3 आएगी मैं। सही है। सेंटर पे, अगर इसको कट कर दोगे तो, कट नहीं करोगे तो फिर ऐसे करेंगे। म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या बताया था? 10⁻, तो म्यू नॉट कितना होगा यहाँ से? 4 पाई इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 की निकाल दो, तो 2 पाई को इधर फेंक दो, 2 पाई इंटू 10⁻⁷। अरे समझ गए? ठीक, बस इतना आज इसको करके लाओ घर से, कल मैं दूसरे टॉपिक